Hello everybody, welcome back to NEET Pod. My name is Mohammad Absar Alam. You are watching NEET Pod. Here I teach you biology for NEET as well as board exams. So far we have completed many chapters from 12th as well as from 11th. From 11th we have completed the human physiology, and from 12th we are doing the evolution. Right now we will start the new chapter from 11th class, and that will be the diversity in the living world. Diversity in the living world is the first chapter from 11th class. So let's start with the diversity in the living world. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। नीट में 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी कभी पूछा जा सकता है, और आपको एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है वो आना ही आना है या पूछा जाता है। वो क्वेश्चन किस तरह से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली क्या होता है कि इसके फीचर्स के लिविंग बीइंग के जो फीचर्स होते हैं उसके आधार पे पूछा जा सकता है, या डेफिनेशन बेस्ड जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं आपके। सो आपको हल्के में नहीं लेना है, 1 नंबर के लिए ही सही छोटा सा चैप्टर है, हम लोग 1-2-3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो आज के इस चैप्टर को हम लोग 4 अलग अलग डिवीजन में बांट लेंगे, या यूं कह लें कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग जो पढ़ेंगे 4 अलग हेडिंग में पढ़ेंगे और कंबाइन करके फिर साथ में उसको एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट हेडिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की वो है व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग यानी लिविंग बीइंग या लाइफ क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग होगी टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और थर्ड होगी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ये, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। सो ये 4 इंपॉर्टेंट हेडिंग है, या यूं कह लें कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग 4 अलग हेडिंग्स में बांट लेते हैं ताकि हमें बाइंड अप करने में आसानी हो जाए। तो आज का ये जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि यानी लाइफ किसे कहते हैं। क्या सभी लाइफ या लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग बराबर है, या क्या ऐसी खास बात है जो लिविंग बीइंग को अलग करती है। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो लिविंग बीइंग है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो इंपॉर्टेंटली इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की, दूसरी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तीसरी बात है यानी मेटाबॉलिज्म की, और फोर्थ है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाना चाहिए। अगर ये 5 नहीं है तो इसे हम लोग या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं कह सकते हैं। जनरली क्या है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को फर्स्ट नजर में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, नॉन डिफाइनिंग। और ये जो तीनों होते हैं ये होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स उसे कहते हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, या यूं कह लें कि अगर लिविंग में पाया जाता है तो वो किसी नॉन लिविंग में ना पाया जाए, उसे डिफाइनिंग कहते हैं। और नॉन डिफाइनिंग का मतलब ये है कि ये पाया जा सकता है। इसीलिए हमने ये मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर्स में रखा कि ये तो
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जीव कहते हैं या सजीव कहते हैं, तो उसमें ये तीनों फीचर्स, ये तीनों विशेषताएं पाया जाना जरूरी है। और ये दोनों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये नॉन डिफाइनिंग होता है, यानी ये नॉन लिविंग में भी पाया जा सकता है और लिविंग में भी पाया जा सकता है। सो अब हम लोग वन बाय वन करके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और फिर सारे कैटेगरीज यानी सारे फीचर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ की। सो मैं अगर बात करूँ लेट्स से कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग, जैसे मैंने यही सारे लिखे हैं, यही लिख रहा हूं। लेट्स से कि पहला जो है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ की, ठीक है। देखिए ग्रोथ कहते हैं जब नंबर में, मास में, साइज में इंक्रीज हो, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म की संख्या में वृद्धि होती है, मास में इंक्रीमेंट होता है या ओवरऑल साइज में बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। सो इस पॉइंट को हम लोग छोटे से पॉइंट में लिख सकते हैं, यानी ओवरऑल इंक्रीज इन साइज, नंबर और ओवरऑल इंक्रीज इन साइज और नंबर कह सकते हैं, यानी ये हो जाए तो हम इसे ग्रोथ कह सकते हैं। अब देखिए ग्रोथ जो है कई टाइप के हो सकते हैं। अब यहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ को देखते हैं। तो ये फर्स्ट नजर में हमें दो तरीके से दिखता है, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक, या इसको इंटरनल भी बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। देखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ होता है, जैसे बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग या बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, वो इंटरनली ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी में कुछ बाहर से आके अटैच नहीं होता, जिससे हमारे साइज में या हमारे नंबर में इंक्रीमेंट होता है। क्लियर है। जैसे अगर मैं कहूँ एक छोटा सा बेबी है, स्मॉल फीटस है, जब वो पैदा होता है तो छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बॉडी के सेल्स जो है माइटोसिस के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और फिर वो बेबी फुल ऑर्गेनिज्म या मैच्योर मैन या वुमेन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है ये ग्रोथ होती है, यानी इंटरनल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इंटरनल ग्रोथ होती है। जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ को। आप समझ रहे हैं एक्सटर्नल ग्रोथ को? एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब है, जैसे मैं कहूं कि कोई भी लेट्स से सैंड है, बालू है या सैंड है, उसके ढेर छोटे लगे हुए हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर से ढेर जमता जाता है और वो ढेर जो है बड़ा हो जाता है। तो फर्स्ट नज़र में जब हम लोग ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास जब होता है तो उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो ये अंदर से कोई सैंड का जो टीला है वो अंदर से तो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बाहर से एक्यूमुलेशन हो जा रहा है और उस वजह से हमारी ग्रोथ या यूं कह लें कि उसके साइज में इंक्रीमेंट होता है। वो छोड़ो, दूसरा एक एग्जांपल ले लो। आप मान लो एक कूड़े का ढेर है छोटा सा, और बार बार आप कूड़ा डाल रहे हो एक ही जगह में, तो वो एक बड़ा सा ढेर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली उसके साइज में, उसके मास में परिवर्तन होता है, यानी इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होता है। इसीलिए इसको भी हम लोग ग्रोथ कह लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखने की, वो है जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है ये नॉन डिफाइनिंग होती है, नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। जबकि इंटरनल ग्रोथ जो होता है ये डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने लिखा है ओवरऑल, यानी अगर ऐसी आपको नॉर्मली कोई पूछता है ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग, तो आप बोल देंगे कि वो नॉन डिफाइनिंग है, यानी एट अ ग्लांस जब आपको पूछा जाए तो ग्रोथ को आप नॉन डिफाइनिंग कह सकते हैं। लेकिन जब उसके क्लासिफिकेशन में, जब उसके टाइप में जाएंगे तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है, चूंकि ये बॉडी के इनसाइड से होता है, इंटरनल बॉडी में ग्रोथ होती है, इसलिए इसे डिफाइनिंग फीचर बोला जाता है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक है ये नॉन लिविंग में भी हो सकता है, इसलिए ये डिफाइनिंग नहीं कहलाता है। जबकि इंट्रिंसिक वाले में किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी लिविंग बीइंग में ही ये हो सकता है,
ये नॉन लिविंग में नहीं हो सकता है। इसके अलावा जब हम लोग ग्रोथ को पढ़ते हैं तो इसे फिर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, या यूं कह लें कि दो और टाइप्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। मैं इधर को लिख देता हूं इसको। एक को बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट, ये, और दूसरा है डिटर्मिनेंट। देखिए इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट में फर्क ये है कि इनडिटर्मिनेंट जो है ये इसमें जो ग्रोथ देखी जाती है वो अनलिमिटेड देखी जाती है। सो मैं यहां फिर एक वर्ड में लिख देता हूं अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जबकि डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसमें लिमिटेड होती है, लिमिटेड। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ग्रोथ जो है ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, यानी हमारी वृद्धि पूरे लाइफ टाइम नहीं होती है। हम लोगों के सेल के डिवीजन या यूं कह लें कि हमारी हाइट जो है एक सर्टेन एज तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन वहीं प्लांट्स में आप देखें जो कि इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ पाई जाती है, सो वो लाइफ टाइम तक होती है जब तक वो जिंदा रहता है प्लांट। सो वहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ देखी जा सकती है या देखी जाती है। सो ग्रोथ के चार टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। तो पहला जो हमारा फीचर है ग्रोथ वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन जैसे क्या होता है कि जनरली ये नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है। पहले मैं नॉन डिफाइनिंग के बारे में बताता हूं क्यों कहा जाता है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसे काम करता है। सो इसे नॉन डिफाइनिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि म्यूल यानी जिसे खच्चर कहा जाता है, ये इनफर्टाइल होता है, या यूं कह लें कि ये स्टेराइल होता है, यानी ये फर्टिलिटी इसमें नहीं पाई जाती है। और म्यूल के बारे में आपको पता है कि कैसे प्राप्त होता है। फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी जब मेट करते हैं तो खच्चर या म्यूल पैदा होता है जो कि स्टेराइल होता है। तो क्या स्टेराइल म्यूल जो है वो लिविंग नहीं है? ऐसा हो सकता है, वो जिंदा तो है ना। तो फिर आप इसको, ऐसा तो नहीं है, रिप्रोडक्शन इसमें तो पाया नहीं जा रहा है, तो फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि जिंदा नहीं है? इट मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, बट स्टिल म्यूल इज लिविंग, यानी वो जिंदा है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में रखा जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स। और इनफर्टाइल कपल्स में यानी ह्यूमन बींग्स के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। इनफर्टाइल, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं ह्यूमन बींग जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। उसके कारण कुछ भी हो सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो अकॉर्डिंग टू फीचर कि लिविंग बींग के आपने कहा कि रिप्रोडक्शन करने वाला होना चाहिए, अपनी तरह प्रजाति, अपनी तरह अपने प्रोजनी को उत्पन्न करने के लिए सक्षम होने चाहिए, तो ये तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये लिविंग नहीं है? तो नहीं, ये लिविंग तो है, परंतु जैसे हमने कहा रिप्रोडक्शन है, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो ये एक इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं, जैसे कि वर्कर बीज हैं, उसमें भी ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन, जब हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग बात होती है। सो यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर इन यूनिसेलुलर और इन मल्टी सेल्यूलर, यानी एक कोश की और बहुकोश की बहुकोश की जो जीव होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन की क्या परिभाषा है। देखिए, अगर हम लोग यूनिसेल्युलर की बात करें तो चाहे इसमें रिप्रोडक्शन हो या इसमें रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये दोनों वर्ड जो है इसमें सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब ये हुआ सेम,
यानी यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को सेम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है, यहाँ पे मान लीजिए सेल है और इसके साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है और ये साइज बढ़ के इतना बड़ा हो जा रहा है और फिर ये जब बड़ा हो जाता है तो ये दो अलग अलग सेल में डिवाइड कर जाता है, यानी मैच्योरिटी के लेवल में पहुंचते ही ये दो में डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि जो रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है वो यूनिसेलुलर के केस में वो समान ही है, लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में सेम नहीं है। कैसे? मान लीजिए कि कोई एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग जो है जैसे ही साइज में इंक्रीमेंट होता है, ग्रोथ होने लगती है, तो कोई छोटा सा बच्चा है और वो बिल्कुल टोडलर होता है, तो बड़ा होते हैं यानी उसमें ग्रोथ तो देखी गई, टोडलर से फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो क्या वो रिप्रोड्यूसिबल एज होता है, या यूं कह लें कि क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। वो पर्टिकुलर एज के बाद ही, रिप्रोडक्टिव एज के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। क्लियर है? अब उसके बाद भी हम लोग रिप्रोडक्शन को दो टाइप से पढ़ते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल कहते हैं जहां पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल कहते हैं जहां पे गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। सो सेकंड जो कैरेक्टर है, फीचर है, वो है रिप्रोडक्शन और उसे हम लोग कहा नॉन डिफाइनिंग फीचर। थर्ड कैटेगरी या थर्ड जो फीचर है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म, चलिए, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली उस प्रोसेस को कहते हैं, या मेटाबॉलिज्म अकर्स, या यू कैन ऑल द केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी सेल के भीतर में, किसी ऑर्गेनिज्म के बीच ऑर्गेनिज्म में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे कंबाइंडली हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म बहुत ही खास प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म ना हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमेशा हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन होता है और कुछ सब्सटेंसेस जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। सो इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम दो अलग अलग फिनोमेना से पढ़ते हैं। जैसे इसे हम लोग ऐसे देखते हैं, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। देखिए इसको ऐसे ही याद रखिए, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटना, काटने से, यानी जहां पे बड़े मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, उसे कैटाबॉलिज्म होता है, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये आप लिख सकते हैं किसमें? कैटाबॉलिज्म में, जहां पे बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब आप रेस्पायरेशन यानी श्वसन जिसको बोलते हैं, रेस्पायरेशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कैटाबॉलिज्म मतलब काटने से आप रख सकते हैं कि जहां पे बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। एनाबॉलिज्म, एना मतलब आओ, एना का मतलब ये है कि समथिंग विच इज बीइंग सिंथेसाइज, यानी जहां पे कहीं फॉर्मेशन की बात हो, यानी एनाबॉलिज्म को लिख सकते हैं अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच समथिंग इज सिंथेसाइज्ड, किसी ना किसी चीज का फॉर्मेशन होता है। सो ये फॉर्मेटिव रिएक्शन से, यानी फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन में आप एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे कि प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन। ये प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है सेल के भीतर में, तो उसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो होता है ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है। सो यहां पे लिख सकते हैं डिफाइनिंग, ठीक है, क्योंकि इस मेटाबॉलिज्म के बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग तस्वुर नहीं कर सकते हैं, उसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सो तीन प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। फोर्थ की हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसी से, यानी जैसे मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म जो कहते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन सेल और एनी ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर है तो सेल में होगा और मल्टी सेलुलर है तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि सेल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जाहिर है यहाँ पे सेल की बात आई तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट किसी ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, तभी हम लोग उसे लिविंग कहेंगे, और नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जब होता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी लाइफ या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है। ये भी एक क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर्स होता है, डिफाइनिंग। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं जो फिफ्थ कैटेगरी है हमारे पास, और वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, देखिए कॉन्शियसनेस की बात करें तो इसका मतलब यह है कि हम लोग सराउंडिंग से अवेयर है या नहीं, यानी अवेयरनेस टू दी डिफाइनिंग फीचर्स को मैं यहां लिख देता हूं, डिफाइन, वैसे इधर लिखा हुआ है तो मैं यहां लिख दूं अवेयरनेस टू दी सराउंडिंग। यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आप कुछ काम कर रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं और आपके सामने से कोई बंदा गुजर जाता है तो आप उनको नहीं देख रहे हैं, स्टिल यू आर अवेयर ऑफ दैट कि हाँ कोई सामने से बंदा गुजरा है, और आप उस चीज से अवेयर होते हैं, यानी सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको उस चीज का एहसास है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी हम लोग स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी ऑलवेज, सिर्फ कभी कभी नहीं बल्कि जो स्टिमुलस हमें मिलते हैं इन्वायरमेंट से उसके रिस्पॉन्ड करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे आपको किसी ने पिन चुबो दिया तो आप बिल्कुल अलग तरीके का रिस्पॉन्स करेंगे, या कोई भी स्टिमुलस आपसे बाहर से लग जाता है, मान लीजिए आपने गर्म किसी सब्सटेंस पे, गर्म चीज़ पे अपने हाथ रख दी तो तुरंत आपका हाथ रखता है, तो यू जस्ट रिस्पॉन्ड इट, किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से प्लांट भी कर सकते हैं, प्लांट भी करते हैं, लेकिन यह है कि आपका तरीका और प्लांट का तरीका जो रिस्पॉन्स करने का है वो अलग अलग होता है। आप कोई बड़ा सा पेड़ है और आप उसको जा करके मान लीजिए एक डंडे से मार दिया आपने, तो आप कहोगे कि उन्होंने तो रिस्पॉन्स नहीं किया। तो देखिए ये तरीका ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उस तरह से प्लांट या पौधे भी करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कोई एक प्लांट है और एक पर्टिकुलर जगह से लाइट हमेशा आ रही है और बाकी तरफ से लाइट नहीं आती है, तो प्लांट क्या करता है, उस तरफ मुड़ जाता है। उस तरफ मुड़ जाने के कारण क्या होता है कि बेंड हो जाता है और फिर उस लाइट की दिशा में अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है। तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो मान लीजिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं इन कोमा, कोई कोमा में है तो वो तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी उसके सामने से आप क्या ले जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और क्या वो जिंदा नहीं है उस हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है कि ऑलवेज वी डू नॉट रिस्पॉन्ड फिजिकली, यानी हमेशा हम लोग फिजिकली रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी कोमा में रहते हैं उन्हें इंजेक्शंस लगती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनके हिसाब से जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है। इसका मतलब है कि सेलुलर लेवल पे ही सही उसके वो तो बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स देती है, इसीलिए स्टिमुलस के खिलाफ जो है वो अपना रिस्पॉन्ड करती है। सो कॉन्शियसनेस जो है अनदर डिफाइनिंग फीचर है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं डिफाइनिंग फीचर। So these are the
या यूँ कह लें कि दीज आर दी 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना आवश्यक है। सो इस चीज़ में अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल आंसर इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या अच्छी लगती है, आपको मैटर पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन।